देखिए हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। टॉपिक चल रहा है हमारा सदिश अवकलन, वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर कोई जैसे पार्टिकल है और सपोज रेफरेंस सिस्टम है ओ एक्स वाई जेड, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका पोजीशन किसी पॉइंट के एक्स वाई जेड है मान लिया। तो इस एक्स वाई जेड को हम पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, आर वेक्टर से। और इसी पोजीशन वेक्टर का अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लें, या किसी भी वेरिएबल मतलब जिसमें भी वो डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लें, तो ये चीज़ हमारी जो है सदिश अवकलन कहलाती है। ये सब हम लास्ट पे देख चुके थे। डेल आर बाई डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ये इस तरह से हमने एक रिलेशन देख लिया था। और अगर आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन आता है तो इस चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। तो अब एक्चुअली अगर मान लिया सपोज करिए हमें पोजीशन मिल गई और पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हमने, तो बेसिकली जो हमें चीज़ मिलती है वो वेलोसिटी मिलती है। और अगर हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, मीन्स d2r बाई dt2 कर दें, मतलब वेलोसिटी ये जो आई है इसको डिफरेंशिएट कर दें dv बाई dt, तो फिज़िक्स के हिसाब से हमें मालूम है कि ये जो क्वांटिटी होती है वो एक्सेलरेशन हो जाती है। तो उसी के बारे में अलग से थोड़ा सा बताया गया है। हालांकि जिसको मालूम है ये चीज़ें पुरानी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए जो है वो एक टॉपिक बना दिया गया है इसमें मैथ्स में। तो नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा वेग तथा त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बात वही है, इसमें यही बताया जाएगा। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है वो कैसे निकाले जाएंगे। तो अगर हमें किसी पॉइंट की जो मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर मालूम हो, जैसे ये पॉइंट यहाँ मूव कर रहा है, किसी टाइम पे इसकी पोजीशन एक्स वाई जेड है, तो अगर हम इसका यह पोजीशन वेक्टर मालूम कर लें तो उसके डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया सपोज करिए इसमें लिख लेते हैं थोड़ा, यदि विस्थापन कण का सूक्ष्म समय डेल्टा टी में विस्थापन डेल्टा आर है और सूक्ष्म समय सूक्ष्म विस्थापन और सूक्ष्म समय जो है वो डेल्टा टी है। अगर मैं सीधे स्मॉल इंटरवल ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम कर दूं, तो फिजिक्स के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी इसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। फिजिक्स में आप लोगों ने इसे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इस तरह से भी पढ़ा होगा। बात वही है यहाँ पे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब है विस्थापन इस सूक्ष्म तो है लेकिन वो अनंत सूक्ष्म नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा है, बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन थोड़ा है विस्थापन, जो कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब अगर इस एवरेज वेलोसिटी से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू तब निकलेगी जब आप इस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है अब हमारा अनंत सूक्ष्म समय डेल्टा टी होने लगा है, तो हमारा विस्थापन भी जो है वो अनंत सूक्ष्म होने लगेगा, और तब इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करेंगे डी आर बाई डी टी से। अब चूंकि हम वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो ये डेल्टा आर वेक्टर, तो ये वी वेक्टर मिलेगा, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो इस चैप्टर में अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं, वेलोसिटी वगैरह एक्सेलरेशन की बात करी जाएगी, तो उसके लिए आपको इनपुट्स दे दिए गए हैं कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कर दें तो एवरेज वेलोसिटी, और लिमिट उस पर ले लें यानी कि अनंत सूक्ष्म विस्थापन अनंत सूक्ष्म समय ले लें, तो उस केस में उसी को फिर डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये सब फिजिक्स के कंसेप्ट हैं। P एक पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल है वो एक किसी कर्व पे चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर r है, और ज्यामितीय निरूपण लास्ट टर्न पे हमने देखा था, थोड़ी देर बाद ये कहीं और पहुंच जाता है, तो r प्लस डेल्टा आर इसका वो हो जाता है पोजीशन वेक्टर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमने लास्ट टर्न पे देखा था, ये डेल्टा आर वेक्टर होगा। तो उसी डिस्प्लेसमेंट को हमने लिया है सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म समय डेल्टा टी में अगर हो रहा है तो हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा औसत वेग निकलता है। औसत वेग का मतलब ये होता है कि शुरू से लास्ट तक देख लिया हमने, बीच में कुछ मतलब नहीं हमें, मतलब मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई P से और यहाँ पे Q पे ख़त्म हुई, अब मैं ऐसे आया मैं ऐसे आया मैं ऐसे आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फर्स्ट और लास्ट पोजीशन से मतलब है। लेकिन जब हम डी आर बाई डी टी कर देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अप्लाई करने लगते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आने लगती है, तो उस टाइम पे हमें ये सब मतलब रहता है कि कैसे कर्व कहाँ से कैसे ट्रेस हुआ, मतलब बीच बीच की इन्फॉर्मेशंस भी मिलती जाती हैं हमें। एक बार मेरे पास वेलोसिटी आ गई है तो इसके बाद एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ये फिज़िक्स के हिसाब से हम जानते हैं। तो वी ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी में आप
डी बाई डी टी ऑफ वी की वैल्यू और रख लें जो निकाली हमने, डी आर बाई डी टी, तो ये आपका मिला के डी टू आर बाई डी टी टू हो जाएगा। तो ये आर्टिकल ऐसा था, नहीं भी बताते तब भी काम चल जाता, लेकिन फिर ये है कि इस चैप्टर में और बताया क्या जाए, कंसेप्ट्स की कमी है थोड़ा, चैप्टर से बहुत ज़्यादा नहीं आता पेपर में, इक्का दुक्का क्वेश्चन एक आध कभी पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए। ये चैप्टर आपको अगले चैप्टर की तैयारी है, आपकी जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल है उसके लिए तैयारी है थोड़ी सी, कि आप वेक्टर और इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो जाएं ताकि इनको अप्लाई करते टाइम एकदम से दिक्कत ना आए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी, लिमिट ले ली तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। हाँ बिल्कुल सही बात है, बेसिक चैप्टर है, बेस क्लियर होंगे, उसका यूज़ अगले चैप्टर में होगा। और एक बार वेलोसिटी आ जाएगी तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, v की वैल्यू वहाँ से पुट कर दें तो ये d2r बाई dt2। एक्सेलरेशन निकालने के लिए दो तरीके हैं, वेलोसिटी पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, सीधे पोजीशन वेक्टर अगर पता है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए था तो ये शुरू में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब ये r जो है पोजीशन वेक्टर आ चुका है। आपको क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर दिया होगा और आप उसको टाइम के रेस्पेक्ट में, अब मैं बता देता हूँ पोजीशन वेक्टर्स भी कैसे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये पॉइंट P है और ये हमारा फ्रेम है XYZ और ये चल रहा है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इस बात पे डिपेंड करेगा कि R वेक्टर कैसे बनता है। तो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या तरीका होता है, XI प्लस YJ प्लस ZK। ये चीज़ आपको फिज़िक्स में ये पता होगी या मैथ्स में कभी पढ़ी हो 12th क्लास में। पोजीशन अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, एक्चुअली इस तरह से वो होता है ना, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फिर ये इधर जाएगा तो ये आपका x मिलेगा, फिर x डायरेक्शन में i है यूनिट वेक्टर, तो उस i से xi वेक्टर तैयार होगा, xi कैप ये वेक्टर होगा जा करके, ऐसी y डायरेक्शन में एक वेक्टर तैयार होगा, फिर ऐसी z डायरेक्शन में वेक्टर तैयार होगा, फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगने से xi प्लस yj प्लस zk ऐसे करके पूरा वेक्टर तैयार होता है। ये चीज़ आपको फिज़िक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में शायद डिस्कस किया हो या ना किया हो, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी फिज़िक्स नहीं रहती है। 11th क्लास में जब वेक्टर्स का वियोजन पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स निकालना पड़ते हैं, तो 3D में जो कंपोनेंट निकलते हैं उसका ये डायग्राम है। तो अब इसमें क्या होगा क्वेश्चंस में कि आई जो है वैसे तो कैप होता है, लेकिन अब इस चैप्टर में क्या है कि कैप ना लगा के वो वेक्टर ही है तो वेक्टर ही लिख दिया गया है। तो इसलिए कहीं पर अगर ऐसा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स ही हैं, बस लिखने के स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं किया गया है। फिर दूसरी बात ये भी है कि ये कर्व को डिफाइन करने के लिए मान लिया x इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, z इज इक्वल टू 3, ये मान लिया सपोज कोऑर्डिनेट्स, और आपको डिटेल में करके कर्व के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, तो उससे जो है हमारा फिर पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। तो पोजीशन वेक्टर ध्यान यही रखिएगा कि इस तरह से बनता है। अब x की वैल्यू क्या है वो फिर डाल देंगे, कॉस स्क्वायर टी आई वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर टी जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ये आपका r इस तरह दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरह से पकड़ा दे तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली x y z की वैल्यू रख करके पोजीशन वेक्टर ही दिया है मुझे, और इस पोजीशन वेक्टर को अब मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं dr बाई dt कर दूं तो वेलोसिटी निकल आएगी, दो बार अगर कर दूं d2r बाई dt2 तो मेरे को एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो इसलिए हैं सिंपल सी चीज़ें, उसको कहने में और लिखने में वो ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं कहाँ से चीज़ आ गई वो। अब बाकी इनके डिफरेंशिएशन के रूल जो हैं वो वही हैं जो पुराने हैं डिफरेंशिएशन के, बस जहाँ पे मल्टीप्लाई आएगी वहाँ पे थोड़ा सा नियम कानून कायदे बदल जाते हैं। सदिश फलनों के अवकलन के लिए महत्वपूर्ण सूत्र, ये लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ नियम तो वही पुराने हैं। पहला लिखिए, यदि a वेक्टर अचर सदिश है, मतलब अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वेक्टर दे दें और फिर उसको डिफरेंशिएट करना हो आपने तो वो ज़ीरो होता है। ये आपको मालूम भी है पहले ही, कोई सी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप कर दें तो ज़ीरो होता है। दूसरा है d फाई a वेक्टर अपॉन dt, या कोई और वेक्टर f वेक्टर, कोई आपने वेरिएबल वेक्टर ले लिया और उसके साथ कोई चीज़ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और आप उसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो आपको तरीका पता है कि ये जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ बाहर निकल आता है और अंदर जो भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। मैंने a इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं a लिखता तो फिर a डी ए बाई डी टी फिर ज़ीरो हो जाता, सब कुछ ज़ीरो हो जाता, तो इसलिए वो वहाँ पे अचर सदिश है और यहाँ पे फाई जो है वो
वेरिएबल मतलब चर सदिश है। थर्ड, अगर मेरे को डी बाई डी टी ऑफ आई कैप करना है, या फिर मेरे को डी बाई डी टी ऑफ जे कैप करना है, या फिर मेरे को डी बाई डी टी ऑफ के कैप करना है, कितना आंसर आएगा बता सकता है कोई? आई जे के ये सब यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड फिक्स है 1, तो इसलिए कांस्टेंट वेक्टर्स ट्रीट किए जाएंगे, तो ये नियम लग जाएगा, ये तीनों ही जो है वो 0 के बराबर होंगे। चौथा लिखिए, डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर प्लस माइनस जी वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स का प्लस हो या माइनस हो और डी बाई डी टी करना है, तो नियम आप अपने आप सोच सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन हर एक पे ऑपरेट हो जाएगा। प्लस माइनस के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर प्लस माइनस डी बाई डी टी ऑफ जी वेक्टर। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर फंक्शंस का सम या डिफरेंस है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करा जाएगा? तो वो बिल्कुल वही तरीका है जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करा जाता है। अब इसी रूल को यूटिलाइज करके नेक्स्ट रूल बनाते हैं। मेरे पास वेक्टर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब वही पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। यदि एफ टी पे डिपेंड कर रहा है इज इक्वल टू f1t आई वेक्टर प्लस f2t जे वेक्टर प्लस f3t के वेक्टर, मतलब ये आपके वेक्टर जो है वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया है। अभी जनरलाइज्ड वे में लिखा है, इनकी वैल्यू साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी, लॉग टी कुछ भी करके हो सकती है, और तब मेरे को डी एफ टी बाई डी टी करना है। तो देखिए क्या होगा, ये 3 का सम है, तो सम का क्या होता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन ऑपरेट हो जाता है, तो इसमें भी यही होगा, डी बाई डी टी ऑफ एफ वन टी आई वेक्टर वैसे ही चलता रहेगा, प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ टू टी जे वेक्टर वैसे ही लिखा रहेगा, प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ थ्री टी के वेक्टर वैसे ही लिखा रहेगा। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद अंदर डिफरेंशिएशन जो भी होता हो वो कर दिया जाएगा। तो ये केवल एक आपको डायरेक्शंस देनी है यहाँ पे कि हाँ ऐसी सिचुएशन में ऐसे काम करेंगे हम। ये केवल पढ़ना नहीं चाहिए कि डी एफ टी बाई डी टी और लगे हैं पढ़ने में, वो क्या बता रहा है वो चीज़ पता करनी चाहिए आपको, वो चीज़ आनी चाहिए। तो ये सारे रूल्स तो आपके थोड़े थोड़े मिलते जुलते थे आपके वेक्टर्स से, सॉरी सिंपल डिफरेंशिएशन से। अब जो चीज़ आ रही है वो उसमें वेक्टर और नॉर्मल में फ़र्क होता है। 6th लिखिए, जैसे नॉर्मल केस में होता था दो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लाई है, जैसे x इंटू या y इंटू जेड है और आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मिला के कर देते थे, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर वेक्टर्स में उस थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स का मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता। वेक्टर्स का मल्टीप्लाई दो तरीके से हो सकता है, या तो डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो मैं मल्टीप्लाई करने के लिए या तो डॉट प्रोडक्ट की तरह करूँगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की तरह करूँगा। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ए डॉट बी को तो मैं बी डॉट ए लिख सकता हूँ, कम्यूट कर जाते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। ए क्रॉस बी को अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो माइनस का साइन आ जाता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी है आपने कि डॉट प्रोडक्ट में तो आप ऑर्डर वही रखें, मतलब ऑर्डर बदल भी दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए पहले है तो पहले ही रहेगा, बी बाद में है तो बाद में ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इसलिए कॉमन रूल हम ये भी बना लेते हैं कि जब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है ऑर्डर में, तो इसमें भी मत करो फिर। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है, फिर एक ही तरह के रूल्स हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि अदिश गुणन के लिए अवकलन कैसे किया जाता है। 6th पॉइंट पे हेडिंग डाल दीजिए, अदिश गुणन के लिए अवकलन। तो पहले 2 के लिए देखते हैं और फिर 3 के लिए देखते हैं। आपने 1st सेमेस्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लव कुश डॉट और क्रॉस का आंसर एक ही होगा, नहीं है, ऐसा नहीं होगा भाई, एक ही आंसर नहीं होगा। किसी दो वेक्टर को डॉट करने से जो आएगा, पहली बात तो वो स्केलर आएगा, ये जो आंसर आएगा इसका वो स्केलर आएगा और इसका आंसर वेक्टर आएगा। तो इसलिए जो है वो चीज़ें वो बाद में देखेंगे, अभी वो चीज़ बाद में डिस्कस करें तो ज़्यादा सही है। तो अदिश गुणन के लिए अवकलन में सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए, अगर मेरे को डी बाई डी टी एफ डॉट जी करना है, यही तो होगा डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन इसी को तो कहेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेकंड लगा तो दो, फर्स्ट, लेकिन अब डॉट है, ठीक है ना, डॉट आएगा डिफरेंस ऑफ सेकंड यानी कि डी जी बाई डी टी प्लस, अब सेकंड जो है वो वैसे तो सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट लिख देते थे, तो आप सेकंड को तो वहीं रखिए जी, और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट है तो डी एफ बाई डी टी कर दीजिए। समझ रहे हैं आप, ये फॉर्मूला बनेगा, है वही, लेकिन डॉट प्रोडक्ट की वजह से, हालांकि आप यहाँ पे जी को भी पहले लिख लेते ना,
डी एफ बाई डी टी और जी तो कम्यूट कर रहे हैं, आप उल्टा सीधा करके रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पैटर्न मिल जाएगा हमें यहाँ से। ये चीज़ यहाँ पे जो जी पहले और ये बाद में कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस में नहीं कर सकते जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो कम्यूट नहीं करते हैं। तो मेरा मतलब समझने की कोशिश करिए, एक पैटर्न बन जाएगा आपका कि वेक्टर्स के केस में ऐसा करो। अब डॉट हो चाहे क्रॉस, क्योंकि डॉट के लिए फिर हम अलग देखें कि उसके लिए अलग देखें, तो इसलिए एक जैसा पैटर्न फॉलो कर दिया गया है। मतलब इसको इस तरह फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड बाद में लिख लीजिए, क्योंकि उसका बाद में ऑर्डर है, और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ये कर दीजिए, बात वही है लेकिन बस ऑर्डर वही रखिए, ठीक है। अब दूसरा लिखिए, अब इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आ जाइए। अगर आपके पास एफ जी एच 3 वेक्टर हैं और आपने जी क्रॉस एच कर लिया, तो जब आप जी क्रॉस एच करेंगे तो, और उसके बाद ये क्रॉस करके तो ये वेक्टर ही रहा आपका, और एफ जो है वो यहाँ पे आपने ले लिया, उसका इससे अब वेक्टर है और ये वेक्टर है, और आप डॉट या क्रॉस कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो अगर मैं एफ डॉट जी क्रॉस एच करूँ तो मैं इसे कहूँगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, ये वेक्टर है ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट किया तो इसका आंसर स्केलर आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कल को ये मत बोलिएगा दोबारा वीडियो देख के कि अदिश गुणन चल रहा था तो यहाँ पे क्रॉस कैसे आ गया। इसका फाइनल रिजल्ट स्केलर ही है, इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, आपने 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वेक्टर ही बना रहेगा, भाई क्रॉस लिया है ना तो इस वेक्टर ही बना रहेगा वो, और फिर पहले वेक्टर के साथ आपने डॉट करा अगर, तो आपका आंसर स्केलर आएगा, क्योंकि एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये डॉट कर रहा तो स्केलर आ गया। तो ये फाइनली जो भी प्रोडक्ट किया हमने, इससे आपकी स्केलर वैल्यू निकल के आ रही है, इसलिए हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। और यहीं पे अगर मैं डॉट की जगह क्रॉस कर दूं, ये क्रॉस कर दूं, तो फिर वेक्टर आने लगेगा, क्योंकि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, तो क्रॉस के केस में वेक्टर आ जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है इसलिए हम ट्रिपल लगा रहे हैं, और आंसर हमारा स्केलर या वेक्टर जिस हिसाब से आए, तो इसलिए जो है वो स्केलर या वेक्टर नाम लगाया जा रहा है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन आपने करना है तो कैसे होगा, थोड़ा उस पर नज़र मारिए। डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट जी क्रॉस एच, इसका मैं निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले तो इसी पे खोलिए आप, फर्स्ट ये मान लीजिए और सेकंड ये मान लीजिए। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी बाई डी टी ऑफ जी क्रॉस एच प्लस सेकंड रखो बाद में ही जी क्रॉस एच, और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट यानी कि डी एफ अपॉन डी टी, और डॉट, कहाँ डॉट है कहाँ क्रॉस है ये ध्यान से लगाइए। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, लेकिन सेकंड लिखा बाद में ही है, और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ये कर दिया। अब देखिए इसमें तो और कुछ नहीं कर सकते, सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा, डॉट उसके साथ हो जाएगा। ये थोड़ा सा डी बाई डी टी अभी और सॉल्व हो सकता है। तो अब इसमें क्या है, एफ डॉट, इसको थोड़ा सा खोलिए, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड बाद में लिखो, और डिफरेंट और क्रॉस ये प्लस फर्स्ट, एक मिनट ये क्रॉस लगेंगे बीच में, प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट यानी कि डी जी बाई डी टी और क्रॉस, प्लस ये ऐसे ही उतर आएगा डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी क्रॉस एच। जैसे यहाँ डॉट खोला था तो डॉट डॉट आए, ऐसी क्रॉस खोला तो क्रॉस क्रॉस आए। अब ये इसके साथ इसका डॉट, इसके साथ भी इसका डॉट, ये और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डॉट जी क्रॉस डी एच बाई डी टी प्लस एफ डॉट डी जी बाई डी टी क्रॉस एच प्लस डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी क्रॉस एच। ये आंसर निकलता है। आप देख रहे होंगे, याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, प्रोसीजर आप ध्यान रखिए, उसको फॉलो करिए क्वेश्चंस में और हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला रट के इसी में वैल्यू पुट करनी है। तो मेन ध्यान देने वाली बात है कि डॉट है तो डॉट रहेगा, क्रॉस है तो क्रॉस रहेगा, लेकिन बस ये है कि ऑर्डर नहीं चेंज करना है, ये मेन बात निकल के आती है। तीनों में देखिए ऑर्डर सेम है, एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच, ऑर्डर कहीं भी नहीं बदला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अदिश गुणन का अवकलन खत्म हो गया, 6th 7th पे आइए, सदिश गुणन के लिए अवकलन, डिफरेंशिएशन फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर का प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों के लिए देख लेंगे। केस फर्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ एफ क्रॉस जी। अब देखिए आप नियम कानून सब पता लग गए आपको
ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन टाइप का है, प्रैक्टिस के लिए है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी जी बाई डी टी प्लस क्रॉस बीच में और प्लस सेकेंड यानी कि जी वैसी बाद में रखो, क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी एफ अपॉन डी टी। ये आंसर हो गया। केस सेकेंड करेंगे आप, डी बाई डी टी ऑफ एफ क्रॉस जी क्रॉस एच, ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर आपको ब्रैकेट लगाना वैसे ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानोगे ना, अदरवाइज बिना ब्रैकेट के भी आ सकता है, तो ब्रैकेट अपने आप लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड यानी कि डी बाई डी टी ऑफ जी क्रॉस एच प्लस सेकंड जी क्रॉस एच लिखो बाद में ही, एंड क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी एफ अपॉन डी टी। तो उसी तरह से देखिए, ये तो इसका कुछ नहीं हो सकता आगे सॉल्व होके, इसमें ये आप प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फिर से लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एफ क्रॉस, अंदर ब्रैकेट में लिखिए पहले, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्रॉस डी एच बाई डी टी प्लस सेकेंड बाद में लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी जी बाई डी टी क्रॉस प्लस, अब ये वाला टर्म आ जाएगा डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस जी क्रॉस एच, फिर ये क्रॉस खुल जाएगा, तो एफ क्रॉस, अब करना आ गया होगा, जी क्रॉस डी एच बाई डी टी प्लस एफ क्रॉस दोबारा इसमें डी जी बाई डी टी क्रॉस एच प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी क्रॉस एच। एक लास्ट इसका वो आता है फॉर्मूला, जैसे वहाँ पे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, चेन रूल, एक वेरिएबल दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तो हमको फर्स्ट से डिफरेंशिएशन थर्ड का डायरेक्ट निकालना होता है, तो उसके लिए जो चेन रूल चलता है वैसे ही यहाँ पे चलता है। एट्थ फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है ये, लिख लीजिए इसमें, यदि आर वेक्टर एस का और एस टी का फंक्शन है, यदि आर वेक्टर किसी सदिश चर एस का अवकलनीय फंक्शन है तथा s दूसरे चर t का फलन है, और मेरे को क्या करना है, देन मुझे सीधे डिफरेंशिएशन लास्ट वाले पे चाहिए इस पे, तो ये इज इक्वल टू होगा डी आर बाई, पहले आप डी एस एस के रेस्पेक्ट में कर लो और फिर एस को दोबारा से t के रेस्पेक्ट में कर लो। वही पुराने नियम हैं, तो कोई नई बात नहीं है, बस वेक्टर्स का ध्यान रखना है आपने। तो ये डी एस आप एक तरह से हटा सकते हो, तो डी आर बाई डी टी वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। तो अब हमारे जो हैं वो सारे फॉर्मूले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और अब इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है जो हम कल करेंगे। 3-4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो आप उसके बाद एक्सरसाइज पूरी कर पाएंगे। क्रॉस नहीं, यहाँ पे डॉट क्रॉस कुछ नहीं आएगा, ये आपका वेक्टर है, ये स्केलर है, ठीक है ना। तो वेक्टर स्केलर की जो मल्टीप्लाई है वो आपका नॉर्मल कही जाएगी, जैसे आप लिख देते हो ना 5i कैप, तो इसमें कुछ डॉट क्रॉस थोड़ा ना लगाते हो, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका प्रोडक्ट तो डायरेक्ट होता है। चलिए, तो फिर ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, कल मिलते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी हम इसकी। चलो ठीक है फिर, ओके।